हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ जो लोग भी सीटेट दिसंबर में देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस लाई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियोज़ मैंने कराए और 15 क्वेश्चन इसमें कराऊंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 30 क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो उसमें से 15 क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं और 15 क्वेश्चन मैंने इस वाली वीडियो में करा रही हूँ। और आपके जो क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कीर्तिका कीर्तिका एक लड़की है जो अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती। एक कीर्तिका जो लड़की है वो क्या करती है, घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। और जब वो विद्यालय जाती है, अपने स्कूल जाती है, तो सबसे वहाँ पर अपने बहुत ज़्यादा बात करती है। तो ये जो दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? तो यही कह रहे हैं कि ये दर्शाता है कि उसके विचार, जो उसके विचार हैं, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो कीर्तिका जो वहाँ पर अपने घर में बात नहीं करती, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा बात करती है, तो क्या है, घर पे उसके विचारों को ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन उसको उसके जो विचार हैं, उसको स्कूल में जो उसके विचार हैं उसको ज़्यादा मान्यता दी जाती है, इसलिए वो वहाँ पर ज़्यादा बात करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। कहने के एक टीचर को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे हम एक शिक्षक हैं, ठीक है, हम एक शिक्षक हैं, या फिर आप एक होने वाले टीचर हैं, या फिर टीचर हैं, ठीक है। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी, हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को कैसे समझेंगे? तो कह रहे हैं कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। समझने का प्रयास कर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो कौन सा उद्देश्य जो है इस क्षेत्र कौन सा क्षेत्र जो है इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। अगर टीचर ने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा है, ठीक है, तो वो बच्चे को भी अच्छे तरीके से समझ सकेगा और अपने जो भी टीचिंग करेगा वो भी उसको अच्छे तरीके से टीचिंग भी कर सकेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखने सीखने की प्रक्रिया में जो है हमारा क्या है, अभिप्रेरणा है। तो कह रहे हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने का प्रोसेस होता है, उसमें जो अभिप्रेरणा है तो वो क्या है, तो मोटिवेशन क्या है? तो अब सीखने की प्रक्रिया में जो हमारी अभिप्रेरणा है वो क्या करता है? तो सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है वो हमारे शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपने किसी को देखा कि कोई लॉयर बन गया, कोई यूपीएससी का एग्जाम किसी ने निकाल लिया, कोई अपने अच्छी पोस्ट किसी को लग गई, किसी की अच्छी पोस्ट पर, तो आप क्या होंगे, उसको देखकर मोटिवेट होंगे। जब आप मोटिवेट होंगे तो आप कोशिश भी करेंगे कि हम भी उसकी तरह कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए आपके अंदर क्या होगी, एक रुचि पैदा होती है। तो क्या होती, कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो क्या करता है, हमारे अंदर सीखने में रुचि पैदा करने का विकास करता है। तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। कौन करता है? यहाँ पे अभिप्रेरणा करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे करें शिक्षा के क्षेत्र में, कहने के जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्द है वो डैश किसकी ओर संकेत करती है? तो वो किसकी ओर संकेत करती है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में? तो वो हमारे संकेत करती है कि विद्यालय का जो भी कार्यक्रम, संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कुछ ना कुछ लर्न डेली ही वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, लर्न करते हैं। तो उनको जो एक्सपीरियंस भी होता है, अनुभव भी मिलता रहता है उन्हें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहे हैं कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है वो मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में जो है शिक्षण की खेल पद्धति जो है वो किस पे आधारित है? तो किस पे आधारित है? विकास एवं वृद्धि के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर क्या है, हमारी आधारित है। शिक्षण की खेल पद्धति जो है वो हमारी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इससे क्या होता है कि निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति हमारी जो आधारित है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें सीखने, याद करने और जानकारी प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता जो होती है सामान्य स्तर पर होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो जो होती हैं समस्याएं होती हैं उनमें, या फिर याद करते हैं जो भी चीज़ें सीखते हैं, तो उनमें जो होता है वो एक नॉर्मल तरीके से करते हैं, सामान्य तरीके से करते हैं। इसलिए निचली कक्षाओं को जो होता है कि शिक्षण की खेल अगर छोटे-छोटे बच्चे हैं तो उनको हम खेल-खेल में सिखाते हैं तो वो अच्छे तरीके से सीख भी जाते हैं और उन पे कोई बर्डन भी नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बच्चा क्या करता है यहाँ पे अतीत की समान परिस्थितियों में एक बच्चा है यहाँ पे अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा किससे संबंधित है? हमारा सीखने के सादृश्यता के नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीखने के सादृश्यता नियम के से संबंधित है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है, जो सीखने का साधारणतः नियम है, इसके अनुसार जो होता है, एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या फिर समस्या में उपस्थित होने से मिलती-जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है, ठीक है? आपने कुछ चीज़ सीखी है पहले और वो चीज़ें आपको नए ज्ञान सीख रहे हैं तो उसमें हेल्प कर रही हैं, ठीक है? तो वो हेल्प करती हैं, तो वही चीज़ों को हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर जिससे वो पहले के भी अनुभव कर चुका है, ठीक है? आप मान लीजिए कि आपने सीटेट का एग्ज़ाम इससे पहले भी दिया है, ठीक है? आप नेक्स्ट टाइम भी दे रहे हैं, तो जो आपने पहले पढ़ा है तो वो आपका इस टाइम जो है वो हेल्प कर रहा है। तो यही है, इसमें जो है वो उसने क्या था, जो पहले अतीत में सीखा था वो उसका जो है अब जो फ्यूचर है तो वो भी उसमें हेल्प कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहे हैं कि डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है, हमारा दूसरों के साथ झगड़ना क्या है, हमारा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं, ना कि जो होते हैं किसी के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं, उनका सहयोग करते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं, ना कि उनके साथ लड़ते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो दूसरों के साथ झगड़ना ये एक संकेत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, 23 है। कह रहे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, ये जो होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, किसी में कमी है या फिर नहीं कमी है, तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या जो अगर किसी में कमी भी है तो उनको जो शिक्षा जो उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो किसके साथ ही कराई जानी चाहिए, सॉरी। तो हमारे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा जो उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो किसके साथ हमारी कराई जानी चाहिए। तो विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा ही उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सॉरी, इसका आंसर आपका, सॉरी, मिस्टेक हो गई। तो इसका आंसर क्या है हमारा, अन्य समान बच्चों के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसके साथ? अन्य समान बच्चों के साथ ही। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको शिक्षा जो उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, उन्हीं के साथ बैठालकर उनको भी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये नहीं कि अगर उनमें कोई भी डिसेबिलिटी है तो हम उनको अलग बैठालकर शिक्षा दें, तो बच्चे उनको भी बुरा लगेगा कि बच्चों अदर बच्चे हैं वो ठीक-ठाक हैं, तो उनको मतलब हमें हमें उनसे अलग करके शिक्षा दी जा रही है। और जो है मतलब और जो उन बच्चों को अलग शिक्षा दी जा रही है सभी के बच्चों के साथ और हमें अलग शिक्षा, तो हमें सभी के साथ तो उनके साथ नॉर्मल व्यवहार भी करना चाहिए, ठीक है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ और उनको सभी अन्य बच्चों के साथ नॉर्मल बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहे हैं कि जो आंकलन को उपयोगी और रोचक, आंकलन क्या होता है, जो असेसमेंट होता है उसको क्या करते हैं हम, उपयोगी और रोचक प्रक्रिया के लिए आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आंकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए, के लिए के लिए डैश के प्रति क्या होना चाहिए, हमारा सचेत होना चाहिए। तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए, हमारा शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में। तो क्या होता है, शैक्षिक हमारा एजुकेशनल होता है और सह शैक्षिक नॉन एजुकेशनल होते हैं। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, विविध तरीकों का प्रयोग करेंगे। हम ये देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं जो शिक्षा से रिलेटेड जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो बच्चे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों ने कितना याद कर लिया है, कितना उनका काम वर्क कंप्लीट हो गया है, बच्चों ने जो हमने पढ़ाया है कितना सीखा है, कौन-सी बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आ रही तो हम क्या करेंगे, उनका समस्या का समाधान करेंगे। तो एक तो ये शैक्षिक हो गई, दूसरी सह शैक्षिक ये हो गई कि हम बच्चों को एक्टिविटीज़ करा देते हैं, हम उनको गेम्स वगैरह गेमिंग करा दी या हम उनको अदर चीज़ें भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं कराते हैं। तो बच्चों को सिर्फ़ अगर हम एजुकेशन देते हैं तो बच्चे उससे बोर हो जाते हैं, लेकिन
हम क्या बीच-बीच में उनको हम एक्टिविटीज़ भी कराते रहते हैं और बीच-बीच में उन्हें गेम भी पीरियड लगते रहते हैं। तो क्या होता है शैक्षिक और शैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों में हम क्या करते हैं बच्चों के हम चाहते हैं बच्चों के बारे में जानकारी को कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे अलग-अलग तरीकों का उपयोग करके अपने उनकी जानकारी को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तभी हम उनका असेसमेंट कर पाएँगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहे हैं कि जो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया जो है वो हमारा किससे संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया जो एक विकार है बच्चों में आता है, तो वो हमारा संबंधित है, किससे संबंधित है? हमारा पठन विकार से संबंधित है। जिसमें बच्चा जो होता है अगर बी लिखा है तो इसको वो कन्फ्यूज़ होता है, बी और डी में कन्फ्यूज़ हो जाता है कि बी पढ़ें या फिर डी पढ़ें। ये बी होगा या फिर ये वाला बी होगा, ये डी होगा या फिर ये वाला डी होगा। तो इसमें बच्चा जो होता है कन्फ्यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहे हैं कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया जो बच्चे सीखते हैं उस प्रक्रिया उस प्रोसेस में क्या होता है माता-पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो माता-पिता को बच्चों के सीखने में माता-पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? तो बच्चों के सीखने में माता-पिता को अग्रोन्मुखी की होने की भूमिका निभानी चाहिए। इससे क्या होता है बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में माता-पिता जो अग्रोन्मुखी होकर भूमिका निभाते हैं, तो इससे क्या होता है उन्हें बच्चे उन माता-पिता को क्या करना चाहिए कि उन्हें कहना चाहिए कि और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि अगर बच्चे ने अच्छा किया है लेकिन हम क्या करेंगे नहीं आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे उसे मोटिवेट करेंगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहे हैं कि विकास यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि डेवलपमेंट। तो जो हमारा विकास क्या होता है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जब डेवलपमेंट होता है तो वो क्या होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो विकास जो होता है वर्म टू टॉम चलता है हमारा कब्र से लेके सॉरी गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। कब चलता है? जब बच्चा पैदा होता है तब से उसका विकास होता है और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसका विकास, जब वो मरता है तभी विकास उसका खत्म होता है। तो जैसे कि आज आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, ठीक है? तो आप आज भी सीख सकते हैं, आप 5 साल के बाद भी सीख सकते हैं। तो क्या है, तो ये विकास जो होता है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये कथन जो है वो किससे, ये विचार जो थॉट है वो किससे संबंधित है? तो जो हमारा जो थॉट है वो हमारा किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो विकास जो होता है मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। देखिए वृद्धि जो होती है वो हमारी एक टाइम के बाद रुक जाती है। जैसे कि हमारी क्या होती है एक लेंथ होती है, लेंथ बढ़ जाती है लेकिन फिर उसके बाद जो होती है हमारी ये नहीं कि हम हमेशा बढ़ते रहें। अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो हमारी चीज़ें क्या होंगी, तो हम तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएँगे, लंबे हो जाएँगे। हमारी अगर लेंथ बढ़ जाएगी, तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि विकास जो होता है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास हमेशा होता रहता है और लेकिन ग्रोथ जो होती है वो हमारे एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। उसका एक टाइम होता है। जैसे कि एक छोटा-सा बच्चा होता है, उसके हाथ-पैर छोटे-छोटे होते हैं, धीरे-धीरे वो बड़े हो जाते हैं। तो ये एक वृद्धि होती है, ठीक है? तो वृद्धि होती है लेकिन उसके हाथ-पैर हमेशा नहीं बढ़ते रहते हैं। लेकिन उसकी जब ग्रोथ ग्रोथ हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, वो वहाँ पर क्या होती है, रुक जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहे हैं कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जो सीखने का लर्निंग का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत था वो को किसने बढ़ावा दिया था? तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने हमारा बढ़ावा दिया था? किसने दिया था? हमारा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अवस्था यानी कि कौन सी स्टेज में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किसके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? हमारे किशोरावस्था में जो होते हैं बच्चे जो होते हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों के बौद्धिक विकास, जो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों के जो बौद्धिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिया था वो हमारा किसने दिया था? पियाजे द्वारा दिया गया था। उन्हीं ने ही हमारी 4 अवस्थाओं की क्या की थी? पहचान की गई थी। तो वो कौन-कौन सी अवस्थाएँ थी हमारी? तो एक थी हमारी जो थी वो हमारी संवेदीगामक काल था। जो हमारा संवेदीगामक काल था वो कब, तो 0 से 2 था। कितना था? संवेदीगामक काल जो था वो हमारा 0 से 2 था। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक काल जो हमारा था 2 से 7। कितना था? पूर्व संक्रियात्मक काल जो था 2 से 7 था। फिर उसके बाद आता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक काल। कौन-सा आता है? मूर्त संक्रियात्मक काल जो आता है वो हमारा कितना होता है? 7 से 12। कितना है हमारा? 7 से 12, ये कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक काल। और उसके बाद आता है औपचारिक संक्रियात्मक काल जो हमारा कब से है? जो हमारा 12 से 18। कितना है? 12 से 18। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी चारों अवस्थाएँ आपके लिए लेकर आऊँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।